राहु केतु ऐसे ऐसे राजयोग दे देते हैं, कहने की हद नहीं। अच्छा, ज्योतिष के 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। कोई बिगनर से बिगनर भी कर रहा हो उसके लिए भी बता दे तो 3 बेसिक चीजों पर वो काम कर। कुछ उपाय करके जो है कुंडली को चेंज किया जा सकता है या क्या है? तो सबसे बड़ी रेमेडी तो मैं कहता हूँ तुम्हारा मांगलिक दोष को आप क्या समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि भाई मांगलिक दोष जो होता है कुंडली में तो इंसान की शादी टूटती टूटती है। इसके बारे में आप क्या कहें? जब शादी की जाती है तो कहा जाता है कुंडली को मिलाओ, अगर कुंडली नहीं मिलाओगे तो शादी भाई खराब हो सकती है। कि राजयोग के बारे में बहुत बात होती है कि भाई जिसका राजयोग है ना वो तो 100% करोड़पति बनेगा। थोड़ा राजयोग का समझाइए। मैंने देखा है कि नाम चेंज करा लेते हैं या वर्ड में कुछ चेंजेस कर देते हैं अपने नेम की, तो उसको चेंज करने से हमारी राशि पे या हमारे कुंडली पे, हमारे करियर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? टोन चल रहा है या ब्रेसलेट चल रहा है, पहन लो तो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा सुधार आएगा। इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहेंगे? देखिए इसके विधान दिए हुए। कुंडली जो बनी है कि भैया ये इसमें ये धर्म में ये कर लो, इसमें ये कर लो, क्या सिर्फ ये हिंदू धर्म के लिए ही है? कुछ मुस्लिम लोग हैं या कोई और कम्युनिटी के हैं उनमें तो ये सब कुंडली वगैरह नहीं दिखाई जाती, तो ये क्या कहना चाहिए? आज का ये पॉडकास्ट अभी तक का हमारा सबसे अलग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज हम एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले हैं प्रैक्टिकली। जी हाँ, अभी तक आपने बहुत सारे उपाय समझे हैं कि जो 24 घंटे में वर्क करते हैं, बट आज के जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है ना वो इसको एक डिफरेंट पार्ट में, एक डिफरेंट तरीके से बताने वाले हैं। क्या ये सच में काम करते हैं या एक सही तरीका है एस्ट्रोलॉजी को समझने का, या सिर्फ एक ये मिथ है? तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ क्योंकि आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं कार्तिकेय सिंह जी। जी हाँ, वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको आज प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन पर ये कुंडली और राहु केतु शनि कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई साहब, वीडियो तो अच्छी लगने ही वाली है, तो जल्दी से जो नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा है ना उसको जरूर क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे सबसे अलग, सबसे स्पेशल गेस्ट। चलिए सीधा हम अपने गेस्ट से ही मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर आप? जी मैं बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। सर जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या है। जी मेरा नाम कार्तिकेय सिंह सिसोदिया है। मेरा ज्योतिष में एक मैं करता रहता हूँ, ज्योतिष करता हूँ, ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। और ज्योतिष में कुछ समय हुआ है, लंबा समय थोड़ा सा करते हुए अभी। लेकिन ज्योतिष में कभी कोई समय लंबा नहीं होता है। ज्योतिष में हमेशा समय क्षीण ही रहता है। अच्छा। आप जैसे इतना कर लो, देखो सागर है तो हमने भी भाई इस सागर की थोड़ी बहुत बूंद चखी है। जो गुरुजन हैं, आदरणीय गुरुजन हमारे जो रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, माता जी ज्योतिष थी, उनको ज्योतिष करने का शौक था, तो उनकी वजह से ज्योतिष का शौक लगा। और फिर वो ज्योतिष की एक जो जर्नी है या फिर आप जो कह लीजिए सफ़र है वो चलता ही रहा है जी, अभी तक चल रहा है। अच्छा हाँ जी सर, थोड़ा सा मैं आपसे एक जो आज का टॉपिक है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है सर? ये क्या ये एक मिथ है या क्या इसमें रियल आपको क्या दिखता है? भाई एस्ट्रोलॉजी को जो अब हमारे गुरुजी जैसे बड़े नामचीन एस्ट्रोलॉजर श्री के.एन. राव जी हुए, उन्होंने कहा है कि साइंस नहीं है, इट्स अ सुपर साइंस। सुपर अब क्यों है वो बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो, ज्योतिष पहले तो वेदांग है। वेदांग का अर्थ क्या होता है? वेदांग का अर्थ होता है जो टीचिंग्स वेदों से आपको मिलती है। उस पर आपका व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये वेदों का अंग है। महर्षि लघड़ के समय से ये वेदों का अंग है। अब ज्योतिष के भी 3 पार्ट हैं भाई। अच्छा। ज्योतिष का एक पार्ट तो है नहीं, ज्योतिष के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ही गणित है, मैथमेटिक्स। अच्छा। अब जिस चीज़ में मैथमेटिक्स आ गई वो साइंस कैसे नहीं हो सकती, मुझे ये बता दो। दूसरी चीज़ है गोला। गोले का अर्थ होता है एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट। और थर्ड पार्ट होता है होरा, जो कि होता है प्रिडिक्टिव पार्ट। अच्छा। अब आजकल
बहुत सारे लोग 2 पार्ट मिस कर देते हैं तो तीसरे पे आ जाते हैं, तो डिफेंड करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भाई साइंस कैसे है? हम्म, भाई साइंस ही तो है। आप पूरी गणना करके एक व्यक्ति के उस समय का मैप निकाल रहे हो कि ये व्यक्ति किस समय पर पैदा हुआ। हम्म, वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, और जो आयानांश आप कैलकुलेट करते हो उसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व है, तो साइंस ही है। ओके, फिर राव साहब कहते हैं कि ये सुपर साइंस है। हाउ इट इज अ सुपर साइंस? तो सुपर साइंस इस तरह से है कि सुपर साइंस क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक तरह से एनर्जीज है, ये आपके प्रारब्ध को दर्शाती है। अच्छा, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है, हमारे महर्षियों का भी यही कहना है कि भाई ये जो है प्लैनेट्स हैं ये आपकी एनर्जीज को दर्शाती है, आपके प्रारब्ध। भाई जो चीज़ आप लेकर के आए हो, हम्म, ठीक है, उसका फ्रुक्टिफिकेशन इस जीवन में कैसे होगा, कि क्या ऐसे कर्म करे थे, क्या ऐसे कर्म होंगे जो इस जीवन में तुमको जो चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। जी, लोग ज्योतिष को एक्चुअल में समझते नहीं, लोग समझते हैं कि भाई कई बार ये इंट्यूशन पे चलती, नहीं इंट्यूशन पे नहीं चलती है। आपके सेट मेथड दिए हुए हैं कुछ, क्योंकि क्लासिक्स को हमेशा रेफर करना है। ओके, जो व्यक्ति जो ज्योतिष क्लासिक्स को रेफर नहीं कर रहा है, हाँ आप इसके ऊपर ज़रूर अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी थीसिस लिखते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है टास्क, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस और काइंड ऑफ थीसिस जो निकल करके आती है, ओके, ठीक है। बट जो कोर है आपका, जो कोर हमेशा बना रहता है, वो बना रहेगा आपका ये कि भाई आपको क्लासिक्स रेफर हमेशा करने हैं, हम्म, और जो उसकी बेसिक साइंस है और जो पैटर्न रिकग्निशन दी हुई है उसके बिना तो नहीं होगी ज्योतिष। तो इसी वजह से साइंस के लिए ये साइंस कहलाती है, ठीक है। ओके, और सुपर साइंस कहलाती है। मैं सुपर तो ये साइंस कहता हूँ। कहलाती है, साइंस भी नहीं, सुपर साइंस साइंस। भी नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर प्रारब्ध भी जुड़ गया ना, आदमी का कर्म भी जुड़ गया, डिवाइन भी जुड़ गया। ठीक है सर। सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि इंसान के जीवन में जो भी घटना हो रही होती है या लाइफ को जो कंट्रोल कर रहा होता है, ये राहु केतु या शनि कर रहे होते हैं, ये इसमें कितना सच है, आप क्या बताना भाई चाहेंगे? 9 ग्रह हैं, राहु केतु शनि 3 पकड़ लिया आपने, हम्म। अब बाकी 6 क्या करेंगे? लेकिन मेनली जो लोगों को डर होता है इन्हीं से होता है। सूर्य आत्मा है आपकी, बॉडी से आत्मा निकाल दो कुछ बचेगा? चंद्रमा मस्तिष्क है, चंद्रमा मन का कारक है, मन निकाल दूं, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दूं तो कुछ बचेगा जीवन में? बुध जो है इंटेलेक्ट है, मंगल जो है कार्य करने की क्षमता है, ग्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, गुरु जो है वो आपके ऊपर डिवाइन ग्रेस है, आपके गुरुजन हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो वेल बीइंग है, पेट से रिलेटेड वो है। तो भाई एक भी चीज़ अगर कम हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता, सारे के सारे ग्रह इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई राहु केतु के पीछे ही पड़े रहो, शनि के पीछे ही पड़े रहो। भाई आसान होता है ना राहु केतु शनि, चाहे राहु केतु शनि मंगल, मैं तो चौकड़ी कहता हूँ उसे। अच्छा। ज्योतिषियों के बनाई हुई चौकड़ी है ये। अच्छा, ये चौकड़ी ऐसी बनाई हुई है कि जब कुछ ना हो बताने को, राहु केतु शनि मंगल, यही 4 है। अब मैं आपको बताऊं, राहु केतु ऐसे ऐसे राजयोग दे देते हैं कहने की हद नहीं। अच्छा, शनि महाराज को तो लिखा हुआ जिसका शनि अगर फंक्शनली ठीक है किसी कुंडली में, वो अच्छा बैठा हुआ, तो उसको तो जीवन में त्रास ही नहीं आता कभी। ओके, मंगल का भी ऐसा ही है भाई। पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 तो शनि और एक शनि का है, एक मंगल का है, सस योग और रुचक योग। भाई वो जो ज्योतिष थे, जो महर्षि थे, उन्होंने कुछ सोच के ही लिखा होगा, जाहिर सी बात है। राइट। जिसके ऊपर पूरी हमारी ज्योतिष आज टिकी हुई है, वो किसी वजह से उनके जो उनको दिव्य दृष्टि से ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी वजह से ही चल रही है। बिल्कुल। अब आप आकर के राहु केतु शनि के पीछे ही लग जाओगे, मंगल के पीछे ही लग जाओगे, तो फिर तो ज्योतिष नहीं होगी। ओके, फिर आप बाहर ना ढूंढ रहे हो, यू आर फाइंडिंग एन इजी वे आउट। क्या मुझे किसी तरह से बाहर जा रहेगा, इतनी मेहनत कौन करे, कौन लग्न देखे, कौन चंद्र कुंडली से देखे, कौन नवांश देखे, दृष्टांत देखे, 16 डिविजनल चार्ट देखे, डिस्पोजिटर देखे, ये देखे वो देखे, तो वो इजी वे आउट हो जाता है। आदमी डर भी जाता है। हाँ, सही बात है। क्योंकि उसको तो भाई बचपन से अब जो उसको बताया गया, वो तो राहु केतु मंगल से सुन करके बड़ा हुआ बेचारा। अब उसको तो यही लगता है कि जिंदगी में मेरे जो भी बंटाधार हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। राइट। अब बशर्ते वो उसकी कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह, और पता चले उसको दुख जो दे रहा है वो सूर्य दे रहा है, या फिर हो सकता है गुरु ही दे रहा हो। ओके, भाई दशा तो देखो कौन सी चल रही है। यही देख भाई, 120 साल का साइकिल है।
ठीक है, दशाओं का विंशोत्तरी दशा का ही बता रहा हूँ, वैसे तो 42 दशाएं एग्जिस्ट करती हैं ज्योतिष में। अच्छा। ठीक है, उसमें से अभी तो अब 4-5 ही यूज करते हैं, हम्म। और फिर जैमिनी में चले जाएंगे तो उसमें तो और ज्यादा है। हम्म। ठीक है, तो आपकी टोटल मिलाकर के ये दशाएं हो जाती है। तो सबसे पहले होता है ग्रह का योग। कोई भी ग्रह हो, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, हम्म। उसका योग क्या बन रहा है कुंडली में, वो वर्ग कुंडलियों में किस तरह से जाकर के बैठा हुआ है। योग अच्छा, कैसे कैसे बनता है, मतलब क्या होता है इसमें? अब योग की आप ऐसे देख लें कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हम्म। जैसे एक कुंडली है, ठीक है, मेष लगन की, मेष नहीं, हम ले लेते हैं कुंभ लगन की कुंडली ले लेते हैं। हम्म। कुंभ लगन की कुंडली, अब ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर कोई ज्योतिष ये कह दे कि भाई शनि की वजह से दिक्कत आ रही है, उसने कुंडली, उसने ज्योतिष पढ़ी ही नहीं, शनि लग्नेश है, कभी बुरा नहीं करेगा। अच्छा। कभी बुरा नहीं करेगा शनि, इस कुंडली के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। हमेशा शनि जितना हो सकता है उस कुंडली को बचाने की कोशिश करेगा, जितना हो सकेगा इस कुंडली को एलिवेट करने की कोशिश करेगा, और जहां से भी हो सकेगा इसको बचाएगा। भाई ओके। बात वही हो गई ना, लग्नेश कौन है, मैं खुद हूँ। हम्म। अब मैं खुद को तो हार्म नहीं पहुंचा सकता अनटिल अनलेस एक कोई ऐसा योग बन जाए या फिर वो हो जाए, उसके ऊपर अभी मैं नहीं जाता हूँ। मैं इस चीज का बताता हूँ। अब शनि है जी। शनि लग्नेश है, 11 नंबर की है। अब वो 5वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये तो राजयोग हो गया, इसको योग कहते हैं। ठीक है, तो ये योग हो गया। अब जब शनि की दशा आएगी, जब भी आए इस व्यक्ति के जीवन में, अगर जल्दी मिल जाती है तो ठीक, लेट मिले तो कोई नहीं, आपका अपना प्रारब्ध है। राइट। बट जैसे भी मिले, शनि इसको एलिवेट करेगा। कैसे करेगा? लग्नेश पंचम में आया है भाई, स्पेकुलेशंस के थ्रू, भाई एजुकेशन के थ्रू, अच्छी एजुकेशन हो सकता है, कुछ नया स्किल लर्न करने लगे, कुछ और करने लगे, तो वो सारी की सारी चीजें होती हैं। देखिए, ज्योतिष के 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। अच्छा। कोई भी करे, कोई बिगिनर से बिगिनर भी कर रहा हो उसके लिए भी बता देता हूँ, 3 बेसिक चीजों पर वो काम करती है। सबसे पहला होता है भाव, अच्छा। यानी कि हाउस। ओके। भावेश यानी कि उसका लॉर्ड। ओके। और फिर होता है कारक, यानी कि सिग्निफिकेटर। ठीक है, इन 3 चीजों पर ही बेसिक ज्योतिष चल रही होती है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी शनि पंचम में बोला, शनि पंचम में है। अब पंचम का स्वामी इस कुंडली में कौन होगा? इस कुंडली में आपका पंचम का स्वामी होगा 11 शुक्र होगा। अच्छा। ठीक है, अब शुक्र इस कुंडली में मान लीजिए कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, या उच्च का या मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ये अब जो भाव है ये स्ट्रांग हो गया। इस तरह से समझिए कि मैं एक किराएदार हूँ, मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, मैंने स्टूडियो लिया हुआ है, आप मकान मालिक हो। ठीक है, आप मकान मालिक हो। अब आप ही अगर सक्षम नहीं हो किसी चीज को देने में, तो मैं तो चाहे जितना अच्छा बन ठन के आ जाता इस घर में, राइट, मैं अपने हिसाब से जितना हो सकेगा करूंगा, लेकिन इस घर को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, आपकी है। ठीक है, अब इसमें जो कारक है, जो सिग्निफिकेटर है, अब कारक भी कई तरह से होते हैं। नैसर्गिक कारक अलग होता है, स्थिर कारक अलग तरीके से है, और चर कारक अलग है। जैसे सूर्य है, सूर्य पिता का कारक है, तो वो उसका स्थिर कारकत्व है, लेकिन वो लग्न का कारक है, लग्न भाव का, वो उसका नैसर्गिक कारकत्व है। अच्छा। लेकिन अभी जैमिनी कारकों के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो डिग्री टू डिग्री डिफर करते हैं। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बात आती है कि अब यहाँ पर शुक्र अच्छा बैठा हुआ है। शुक्र भाई दोस्त भी है, उसका डिस्पोजिटर भी। अब तो शनि वहां पर जब दशा आएगी तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसमें ब्यूटी सिग्निफिकेशन देखो, कारक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचम का कारक है गुरु। अच्छा, ठीक है, अब ये गुरु किसी प्रकार से अगर और अच्छा बैठ जाए, यानी इससे केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, या फिर अच्छी राशि में बैठ जाए, या फिर किसी प्रकार से वो अच्छे योग में बैठा हो, कोई गज केसरी बन गया हो, कुछ हो गया हो, मतलब चंद्र के साथ बैठा हो, चंद्र से केंद्र में बैठा हो, तो कारक भी अच्छा हो गया। तो अब तीनों चीजें अच्छी हो गई। अब कारक क्या करता है? कारक ब्यूटी और उस चीज का जो जीव तत्व है खास करके उसका एनहेंसमेंट करता है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके जीव तत्व की एनहेंसमेंट करता है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस चिल्ड्रन है। अब यहीं पर अगर कारक खराब हो जाए तो डिले इन चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। ओके, लेकिन
कारक अगर अच्छा बैठा हुआ है और नॉर्मल भी बैठा हुआ है तो चाइल्ड बर्थ अच्छी होती है, ठीक रहती है। और अगर वो बहुत ही अच्छा बैठा तो चाइल्ड जो प्रोजनी है आपकी वो ऐसी होगी जो आपसे भी 10 हाथ आगे जाए, आपका पूरा का पूरा जो घर परिवार का नाम है, जो आपके पूरे के पूरे कुल का नाम है वो रोशन करे। इस प्रकार से वो प्रोजिटी होती है। तो इस तरह से ज्योतिष होती है। ओके। और भी डीप में जा सकते हैं क्योंकि हर लग्न हर प्रकार से अलग होता है। राइट। तो सबसे पहले तो भाई अब मेष राशि का लग्न हमेशा वृषभ से अलग होगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। उसकी तरीका, काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने फिरने का, मतलब हर चीज जो भी करना है वो अलग होगा। मतलब हर एक राशि अगली राशि से अलग होगा, अलग एक होगी, इंसान। जाहिर सी बात है। क्योंकि हर राशि का देखो Right. भाव जो होता है ना उसको फीड कौन करता है, उसको राशि फीड करती है। अच्छा। ठीक है। Okay. तो जो भाव है उसको राशि फीड करती है। अब जैसे मेष है जी। वो लग्न में है तो पहले भाव को क्या फीड करेगी? अब मंगल की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, चर राशि है। तो उस प्रकार से ये वहां पर उसको एक तरह का इम्पल्स देती है। ठीक है। फर्स्ट हाउस में क्रिटिकल एनालिसिस भी देती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मंगल कमांडर इन चीफ है और ये उसका मूल त्रिकोण राशि है। एक तो मेष राशि को लेकर के भगवान जाने वो कैसी कैसी बातें फैली हुई है, मैं तो सुन के ही हैरान हो जाता हूँ। अच्छा। मेष, वृश्चिक, मंगल की राशियों के बारे में बड़ी बातें होती हैं। तो जो मेष राशि है, तो जो मेष राशि वो जो फीड करेगी पहले भाव को, वो इम्पल्स। अब मेष राशि एक और जो यहाँ पर एक होता है, ये ऑर्डर ज्यादा अच्छा फॉलो करते हैं। अच्छा। इन कंपैरिजन टू के ये खुद से कोई ऑर्डर लिखे या बनाए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। कमांडर इन चीफ का काम क्या है? ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। ऑर्डर एग्जीक्यूट। राइट। ठीक है। वो चीज अच्छी करता है। हाँ, अपने प्लान्स बनाते हैं व्हेन इट इज नीडेड ऑन ग्राउंड, बट दे वुड लाइक टू बी अराउंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। ओके। ठीक है। अंदर ही अंदर ये होगा कि यार ये जो आसपास के लोग हैं ये थोड़े बेहतर हो तो थोड़ा सा सही रहता है। और बहुत अच्छे स्वामी भक्त भी होते हैं, दे आर वेरी गुड एट इट। तो काफी अच्छे लोग यहाँ से आपको देखने मिलते हैं। इससे बहुत ज्यादा, अब ये फर्स्ट हाउस को फीड हो रहा है। अब यहीं पे मैं अगर कोई और राशि ले लूँ, मैं कर्क ले लूँ जी, वो इमोशनल हो जाएगी। अच्छा। अब कर्क का भी है, वो इतनी इमोशनल नहीं होता जैसे लोगों ने बना रखा है कि एक दफे इमोशनल है, सब कुछ बह ही जा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं बहते। भगवान रामचंद्र का लग्न भी कर्क ही था। अच्छा। और उच्च का गुरु था लग्न में। तो ऐसा तो नहीं है बह जाता है आदमी। राइट। हाँ, इमोशन होते, दया भाव होता है इनके मन में। जैसे जटायु के लिए भगवान श्री रामचंद्र के में था, शबरी के लिए था, राइट, केवट के लिए था। हर किसी के लिए दया भाव जरूर रखते हैं जी। लेकिन जैसे ही जब बात आती है धर्म को बचाने की तो 3 दिन बैठे रहते समुद्र के किनारे। और जब नहीं माने समुद्र देव तो उठा लिया था बाण उन्होंने। राइट। कि फिर भय बिन होत न प्रीत, ये भी बता दिया था उन्होंने। राइट जी। अच्छा, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि जैसे शनि के लिए आपने बताया कि वो हमेशा ही अच्छा होता है, बट कभी सुना है कि शनि जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है? शनि लगन अपने लग्न में अच्छा होता है। अच्छा। अपने लग्न के लिए हमेशा अच्छा होता है, तो वो नेगेटिव भी दे सकते हैं शनिदेव। अगर जैसे मेष लग्न की कुंडली ले ले, त्रिषडाया का स्वामी है। अच्छा। त्रिषडाया होता है 3, 6, 11। अच्छा। तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी और 11वें का स्वामी, ये हमेशा मेलेफिक होते हैं उस लग्न के लिए। तीसरे का थोड़ा कम मेलेफिक, छठे का उससे ज्यादा, और 11वें का सबसे ज्यादा मेलेफिक है उस कुंडली के लिए। अच्छा। जो भी 11वें का स्वामी होगा। तो जो 11वें का स्वामी है उसकी वजह से शनि जहां भी 11वें के स्वामी बनेंगे वो मेलेफिक हो जाएंगे। ओके। या फिर छठे के स्वामी बनेंगे, तीसरे का स्वामी बनेंगे तो मेलेफिक हो जाएंगे। ये आप जो कह रहे हैं तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी, ये कैसे पता लगता है? मतलब ये कुंडली कैसे देखकर? पता लगता है? आप 1 नंबर, आप लोगों ने वो बॉक्स देखा होगा। हाँ जी, राइट। तो वहां पे 1 नंबर लिखा होता, 2 नंबर लिखा होता, हाँ जी, 3 नंबर लिखा होता, 4 नंबर लिखा जो होता, कुंडली के होते हाँ हैं। जी। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ क्या जी। है इसमें। जी। तो अब वो जो नंबर होते हैं वो राशियां हैं। अच्छा। भाव फिक्स होता है। तो जो पहले वाला बीच का डब्बा आप देखते हैं या ट्रायंगल देखते हैं, दैट इज द फर्स्ट हाउस। अच्छा। उसमें हर 2 घंटे में नंबर चेंज होगा, वो राशि। 2 घंटे में? हाँ, हर 2 घंटे पे राशि चेंज। हर 2 घंटे में वहां पे नंबर चेंज होगा। तो वो लग्न चेंज हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो जो है लग्न बदलेगा वहां पे। लग्न के अब हर राशि के अपने अपने स्वामी है। अब मैं बता देता हूँ स्वामियों का भी, ताकि जनता को कंफ्यूजन ना हो जी। तो जो मंगल है वो मेष और वृश्चिक यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर राशि का स्वामी है। अच्छा। ठीक है।
शुक्र। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, ये जो स्वामी आप कह रहे हैं उससे क्या मतलब, वो स्वामी बेनिफिट का होगा मतलब एक नहीं, वो उसका लॉर्ड है, अच्छा, तो वो उसका उसी के मालिक रूल है, करेगा। मालिक है उसका। ओके, मतलब कि उसी की तरीके बिहेव करेगा। राइट। सब कुछ जो है वो उसकी तरह ही करवाएगा, वही उससे काम करवाएगा, वही वो उसका मकान मालिक है। अच्छा, मकान मालिक है। राइट, इस तरह से समझो आप। जी आप बताइए स्टार्टिंग 2 से। नंबर और 7, अच्छा चलो फिर से बता देता जी हूँ। जी। 1 नंबर और 8 नंबर राशि, राइट। मेष और वृश्चिक, हम्म। इसके स्वामी है मंगल। अच्छा। 2 नंबर और 7 नंबर, हम्म। ठीक है, यानी कि वृषभ और तुला, हम्म। इसके स्वामी हैं शुक्र महाराज। अच्छा। ठीक है। तीसरे नंबर और 6 नंबर, यानी 3 और 6, मिथुन और कन्या, हम्म। इसके स्वामी है बुध। ओके। ठीक है। 4 के स्वामी चंद्रमा है। ओके। इनके पास केवल एक ही राशि होती है और सूर्य के पास भी केवल एक ही राशि होती है। ओके। सूर्य के पास 5 नंबर राशि है, चंद्र के पास 4 नंबर राशि है। हम्म। बाकी सभी ग्रहों के पास 2-2 राशि है। राहु केतु की राशियां मैं नहीं लेता हूँ, अच्छा। क्योंकि ग्रंथ सपोर्ट नहीं करता। बाकी कई एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं, नाड़ी टेक्स्ट में भी लिया गया है, जेमिनी में भी को रूलर बोला गया, तो मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। राइट। बट मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो 4 नंबर हो गए थे, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य। ओके। अब बचता है 9 नंबर और 12 नंबर। 12 नंबर। राइट। 9 नंबर और 12 नंबर है गुरु की राशियां, अच्छा। धनु और मीन। ठीक है। 10 और 11 मकर और कुंभ, ये शनि की राशि है। अच्छा। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो कोई भी कुंडली आप देखेंगे तो आपको एक नंबर वहां पे सबसे पहले जो डब्बा होता है बीच का बना जो हुआ, बीच का जो होता है, हाँ जी बीच का होता है, उसमें एक नंबर लिखा मिलेगा। वो अब उसके स्वामी आगे है। हाँ अब वो जो राशि वहां पे पड़ रही है, मान लो 1 नंबर लिखा हुआ, तो यानी कि मेष लगन है, इसको मंगल रूल कर रहा है। बट आपने कहा वो हर 2 घंटे में हर चेंज 2 होता घंटे है, में चेंज होगा। तो हर 2 घंटे में हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, इसका मतलब? हर 2 घंटे में हमारा बिहेवियर नहीं चेंज होता, इंसानों का होता है। हाँ वही। राइट। हर इंसान हर किसी से अलग है भाई। सही बात है। मेरा बिहेवियर आप जैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अलग लग्न अलग चंद्रमा में पैदा हुआ हूँ, आप अलग लग्न अलग चंद्रमा में पैदा हुए हो। राइट। अच्छा अच्छा। अब हम उस 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी भी अगर एक साथ पैदा हो जाए, अब ये अच्छा। ज्यादा थोड़ा वो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, पर जी। फिर भी हम अलग रहेंगे। समझ गया। और एक अच्छा ज्योतिष उस पर भी डिस्टिंग्विश कर लेगा, चाहे आप और मैं 2 मिनट के डिस्टेंस पे पैदा हुए हो, एक ही जगह पैदा हुए, एक ही समय पे सब कुछ हो, एक अच्छा ज्योतिष होगा वो उसमें भी डिस्टिंग्विश कर लेगा कि इसके जीवन ऐसा होगा, इसका जीवन ऐसा होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा। समझ गया। तो 2 मिनट के फासले पर भी हमेशा डिफरेंस रहता है। ये जो साइंस है, वो जो आपका पहला सवाल था मुझसे जी, वो इसको सबसे ज्यादा जो ज्योतिष है, जो हिंदू ज्योतिष है, उसको यूनिक बनाती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर कहा जाता है कि ये कुंडली वाला जो इसकी कुंडली है ना, वो कुंडली ही खराब है, कभी कभी कुछ लोगों के लिए बोला जाता है कि यार ये पैदा जो हुआ है ना, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसकी कुंडली बेकार है, तो क्या कुछ उपाय करके जो है कुंडली को चेंज किया जा सकता है या क्या है? देखो उपायों के ऊपर तो कुछ इस प्रकार से है। जी। मैं पहले एक भूमिका आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये मैं एक कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। राइट। आपके समक्ष एक कर्म कर रहा हूँ, आपके साथ मेरा एक ऋणानुबंध बन रहा है। मैं कुछ अच्छी बातें कहूँगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको दिल में खुशी मिलेगी, आप दुआएं दोगे। मैं कोई गलत बात करूँगा तो आपको बुरा लगेगा, आप एक हीन चीज़ करोगे, आप बुरा लग जाएगा, तो वो आपके अंदर बनी रहेगी। राइट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे आज ही मिल जाए इसका फल। ओके। तो ये एक जगह स्टोर होता है जिसको संचित कर्म कहते हैं। अब बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। राइट। ठीक है। संचित कर्म होता है, वो एक पूल ऑफ कर्म है, ठीक है। उससे अच्छा या बुरा जो भी, क्योंकि अब वो पूल ऑफ कर्म है, उसमें तो अच्छा भी है, बुरा भी है, बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। अब उसमें से जो ईश्वर निकाल करके इस जन्म के लिए दे देता है। तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो भीष्म पितामह बड़े सिद्ध पुरुष, महामहिम, अब उन्होंने कहा कि कृष्ण, मैंने अपने 9,999 जन्म देखे। अच्छा। अब मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं कि इतनी बड़ी सजा मिली। मुझे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि मुझे ये बाड़ों की शैया पर सोना पड़ रहा है, पूरे अपने खानदान का विध्वंस देखना पड़ रहा है, और जीवित हूँ। सही बात है। और इस हालत में जीवित हूँ। इच्छा मृत्यु थी उनको। तो भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं उनको 10,000वां जन्म।
तो वो जो उनका इस जन्म का प्रारब्ध था, जो उनको जो मिल रहा था, जो फल मिल रहा था, वो आया कहाँ से था? उनके 10,000वें जन्म से। ओ, तो अच्छा। ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई उसका कुछ कौन से जन्म से आ रहा है, तो वो तो नहीं पता चलता। बट ये है कि प्रारब्ध प्रारब्ध ही रहता है। अब बात आती है आपके उपायों की। वो तो महामहिम तक कुछ उपाय कर लेते, उनको तो वेदों के ज्ञाता थे, महाज्ञानी थे। जो प्रारब्ध होता है वो नहीं टलता है। लेकिन अब एक चीज है, मैंने आपको एक चीज बताई कि 2 घंटे तक एक लग्न रहता है जी। अब वो उस नक्षत्र में पैदा हुआ है, वो उस राशि में पैदा हुआ है, वो उस लग्न में पैदा हुआ है जी, ये देकर तो सारे 2 घंटे जिससे जो उसके साथ पैदा हुआ वो सारे के सारे वैसे ही थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये होती है डी पैरालिसिस। जब तक आप डी पैरालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी कुंडली अच्छी है या बुरी है। और अच्छी बुरी कुंडली कुछ नहीं होती है। अच्छा। मैं मानता ही नहीं। हाँ, आप अपने जो अभी ये जो कर्म है, जो नित्य कर्म है जो आप कर रहे हो, कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, अब जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैंने 25-30 अटेम्प्ट दे मारे, हो कुछ रहा नहीं है, ना मैंने देखा, ना राम देखा, ना श्याम देखा। फिर मैंने कहा कि जो मेरे तो कुंडली खराब थी, और कुंडली खराब ही थी, कुंडली से पढ़ने वाला नहीं था। अच्छा। अब इस पे इतना हो सकता है कि देखो, तुम अंबानी तो नहीं बन जाओगे। ठीक है, जितना ऊपर वाले ने दिया है, जितना तुम्हारे प्रारब्ध से आया है, वो तो तुम्हारा रहेगा ही। लेकिन जो तुम्हारा दायरा है, इसको मैं हमेशा इस तरह से समझाता हूँ कि गाय खूंटे से बंधी हुई है। ठीक है, तो जितनी लंबी रस्सी वो उसकी फ्री विल कहलाती है, या फिर वो उतना काम अपनी इच्छा से कर सकती है। अच्छा। अब जितनी लंबी रस्सी है भाई, उसमें तुम गोबर कर लो, या उसको सहज कर रख लो, या जो करना है वो करके रख लो, तो तुम सुखी तो रह सकते हो या नहीं रह सकते। अब ऐसा भी नहीं होता कि मैंने तो आज तक ऐसी कोई बहुत, मतलब हाँ देखी भी है, बहुत सारी कुंडलियाँ देखी है जिसपे बिल्कुल ही, लेकिन उसमें एस्पिरेशंस भी उतनी ज़्यादा होती है। बट बात वो आती है कि जो कुंडलियाँ हैं उसी के अंदर एक रास्ता दिया होता है, और रास्ता सबसे अच्छा है ईश्वर, प्रभु। ओके। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ हर ज्योतिष का एक कर्म तो ये होना चाहिए कि जितना वो ईश्वर के करीब अपने उसको ले जाए, जिसकी वो जातक है, जितना उसके करीब ले जाए वो बेस्ट है। मतलब आपकी नज़र में जो उपाय है वो सिर्फ ईश्वर तक पहुंचाए। अब उपाय दिए हुए हैं, अच्छा। मैं तो बता रहा हूँ भाई, देखो ईश्वर की इच्छा से तो हर चीज़ परे हो जाती है। अगर वो चाहेगा तो फिर ये भी धरी रह जाएगी, कुंडली भी धरी रह जाएगी, हर चीज़ धरी रह जाएगी, सब धरा रह जाएगा। अगर उसने मान लिया, उस दिन वो जिस दिन तुम्हें देख करके उसने कहा तथास्तु, वो तो उसकी इच्छा है। लेकिन बात यह है कि मैं जो कह रहा हूँ कि उपाय भी दिए हुए हैं जी, लेकिन वो उपाय आज के टाइम पे करेगा कौन? 19,000 जप, यज्ञ करते हुए, अनगिनत दान। अभी जो दान, चलो ये सारा का सारा आपका उपाय से आता है, क्योंकि देखो अब आपको अपने संचित से कुछ निकालना है तो उसके लिए तप तो लगेगा। सही बात है। तो ऐसा नहीं होता कि ये जो उपाय है या जो है, इनसे आप फटाफट कोई क्विक रेमेडी करके आपको कोई रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ऐसा हो रहा होता तो मैं ही कर लेता सबसे पहले। सही बात, मतलब रेमेडीज होती है बट इतनी क्विक नहीं होती, इतनी क्विक नहीं होती। वो तप के तौर पे करी जाएंगी, वो साधना के तौर पे करी जाएगी। राइट। और साधना आसान नहीं होती है। आप किसी को, व्यक्ति को बैठा दीजिए, 5 मिनट बैठा कर देखिए, 5 मिनट बैठ नहीं सकता वो एक जगह पे, सब्र नहीं है, स्थिर नहीं है, तो वो कैसे साधना करेगा? सही बात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रेमेडी तो मैं कहता हूँ तुम्हारा कर्म है, जो तुम कर रहे हो। कि भाई अगर नहीं हो रही है ये चीज, तो जो तुम्हारी कुंडली में लिखी हुई उसको कर लो, उसमें तुम कम से कम सुखी तो रहोगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, तो बिल्कुल खराब मैरिज दिख जाती है। अब मैं उसको बोल दूँ खराब मैरिज है, ये है वो, मैं कहूँ नहीं, आप थोड़ा ध्यान देना, राइट, ध्यान दो, तो आप उसका कर्म भी ठीक करवा रहे हो व्यक्ति का। ठीक है, और अगर कर्म ठीक होगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई। वो सही बात है। 4 बर्तन फूट रहे, 2 ही फूट जाएंगे। सही बात। अच्छा, मांगलिक दोष को आप क्या समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि भाई मांगलिक दोष जो होता है कुंडली में, तो इंसान की शादी टूटती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1 2 4 1 4 7 8 12 1 4 2 7 3 8 5 सॉरी 1 2 3 4 5 5 तो ये हो गए, छठा दूसरा भी भाव
साउथ इंडिया में लिया जाता है कि मांगलिक है उसके लिए। हम्म। 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। 12 भाव में से 6 भावों में आपने मंगल बैठा दिया तो आदमी मांगलिक हो गया। अच्छा। तो कितने % जनता जो वॉक ऑन अर्थ है वो मांगलिक हो गई? 50% हो गई। सही बात है। ये तो 50% की शादियां ही टूट रही है। Alright. अब एक दोष होता है कुज दोष, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। कौन सा दोष? कुज दोष, कुज मंगल को ही कहते हैं। ओके। फल दीपिका में मेंशनड है, नाड़ी में मेंशनड है, तो वो मेंशन किया गया है, लेकिन वो इस तरह से मेंशन नहीं किया कि शादी टूट जाएगी। हाँ, उस पर ये कुछ रेमेडीज वगैरह दी गई है। अब वो बनता भी कैसे है कि भाई कुजा से, यानी मंगल से, जहाँ मंगल बैठा है, पहले तो मंगल इन भावों में बैठा हो, फिर उससे शनि या राहु, शनि और राहु, कई जगह पे शनि या राहु, कई जगह पे शनि या राहु 6-8 बैठे हो मंगल से। ओके। यानी मंगल जहाँ बैठा हो वहां से अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 या 8 पे बैठे हो, तब ऐसा कहा गया है। लेकिन मांगलिक दोष कोई ऐसा वो बड़ा दोष नहीं है जिसकी वजह से, मैं तो देखा है मेरे कि ज्योतिषी जो है वो बच्चों की जिंदगियां खराब कर देते हैं। कि मतलब चलो वो तो उस बच्चे का प्रारब्ध था, जो हो रहा था सो तो हो गया, पर आपने भी एक बड़ा एक दोष जो है अपने सर पे ले लिया। अगर आपके पास कोई मांगलिक दोष लेके आता है, आप वैसे क्या उपाय देते हैं, क्या बोलते हैं आप? मैं कुछ नहीं देता। कुछ नहीं उपाय देते आप? मेरे पास जो कोई चार्ट लेकर आता है, पहले तो मैं देखता हूँ कुछ दोष, पहले तो मैं उसकी मैरिज देखूंगा ना। बड़ा सिंपल है। मैं सबसे पहले तो देखूंगा लग्न से सप्तम, 1st हाउस से 7th हाउस, ये खुद कैसा बिहेव करेगा। अच्छा। मैरिज में। अच्छा। इसके लिए मैरिज बनी भी है नहीं बनी है, अरे मैरिज है या नहीं है, पहले तो वो देखूंगा। अच्छा। फिर मैं देखूंगा ये मैरिज में बिहेव कैसे करेगा। ठीक है। फिर शुक्र देखूंगा, तो फिर उसके हिसाब से मैं उसको बताता हूँ मंगल है नहीं है, क्या कर रहा है, वो एडिशनल जोड़ सकते हैं आप। ओके। तो उसके हिसाब से उसको छोटा सा कुछ बता दो कि भाई इतना ऐसा है, थोड़ा सा अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल रखियो, जुबान को कंट्रोल रखियो, अपनी एस्पिरेशंस को मैरिज में कंट्रोल रख लियो, तेरा सब चीज़ बढ़िया चलेगा। अच्छा। राइट। हम तो इतना बता देते। ठीक है, मैं तो इतना ही कहता हूँ। अब वो मांगलिक दोष से भाई ये कहोगे और तेरी बीवी मर जाएगी, तेरा पति मर जाएगा अगर इसके ये पूजा नहीं कराई, वो पूजा नहीं कराई, ये सब नहीं। अच्छा, वैसे ये आप मुझे बताइए कितना मिथ है या क्या है ये कि जब शादी की जाती है तो कहा जाता है कुंडली को मिलाओ, अगर कुंडली नहीं मिलाओगे तो शादी भाई खराब हो सकती है, इसके बारे में आप क्या? मैं तो कुंडली मिलान में मानता ही नहीं। अच्छा। मैं कुंडली मिलान में मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ जहाँ होनी है वहाँ हो जाती है। अच्छा। ठीक है, जहाँ लिखी ऊपर वाले ने वही होगी और कहीं नहीं होगी। अब उसमें कुछ पैटर्न हमारे सामने निकल करके जरूर है। अच्छा। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए डेस्टाइन्ड है या नहीं है ये व्यक्ति। अच्छा, ये आ जाता है ताकि तुम टाइम वेस्ट ना करो तुम ज़्यादा। अब वैसे मुझे तो ज़्यादा देखना पसंद नहीं है कुंडली मिलान के लिए, बट स्टिल लोग आते हैं मेरे पास तो वो मना तो नहीं कर सकता, बट मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ तो होनी ही नहीं है। अच्छा। तो कुछ पंडित लोग जैसे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं कि ये उपाय कर लो तो इससे हो जाएगी। अरे जहाँ होनी है वहाँ हो जाएगी भाई। ओके। तो उसके लिए थोड़े नियम दिए गए हैं, वो थोड़े और टेक्निकल हो जाएंगे। अच्छा। तो वो ना बता करके मैं बता देता हूँ क्योंकि जो कलत्र भाव होते हैं उसका मैच बड़ा ज़रूरी है। 1 2 4 7 8 12, अच्छा, इनका मैच देख करके, दशा एट बर्थ देख करके, जो दशा में वो पैदा हुए हैं दोनों, उन दोनों की इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स अच्छा, एक दूसरे के चार्ट पे देख करके आप बता सकते। और नवांश का सप्तमेश देख करके, नवांश का सप्तमेश जो भी हो, जो भी 7th हाउस रूल करता हो, उसको दूसरे नवांश में ले जाओ और दूसरे वाले को उसके नवांश में ले जाओ। अच्छा, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, शादी हो जाएगी। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई कि शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी चाहे तुम्हारे अब फिर मैं ये भी कहता हूँ कि शादी तो यहाँ होगी। अच्छा, अब अच्छी हो बुरी हो वो देख लेना भैया, वो तुम्हारा अपना हेडेक है, वो मेरा नहीं है। राइट। अच्छा, कुंडली में जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राजयोग के बारे में बहुत बात होती है कि भाई जिसका राजयोग है ना वो तो 100% करोड़पति बनेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा राजयोग को समझाइए। राजयोग भाई जिस तरह से मैंने पहले वो तो बताया था कि एक कुंडली में अगर कोई दारिद्र योग है, कोई बुरा योग है, तो 2 घंटे तक तो वो योग रहेगा ही रहेगा। और किसी कुंडली में आप मान लेते राजयोग है, ठीक है, किसी कुंडली में राजयोग, अब 2 घंटे तक जो उसके साथ पैदा हुए सबके राजयोग है, सभी अंबानी बन जाएंगे। सही बात, ठीक है जी। ऐसा नहीं होता। राजयोग की डिग्निटी डिसाइड करनी पड़ती है। अच्छा, सबसे पहले तो राजयोग किस प्रकार का बना है,
राजयोग क्या होते हैं? राजयोग वो होता है कि भाई केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, ये बेसिक राजयोग होते हैं, जो कि अच्छे राजयोग है। महाराज योग भी है, कई ग्रह योग भी है, डिस्पोजिटर से भी कई योग बनते हैं। अब इतने योग बनते हैं मुझे खुद याद नहीं, कई तो हजारों है, तो कई योग है। लेकिन डिग्निटी आपको डिविजनल चार्ट, ठीक है, क्योंकि अब देखो 30 डिग्री का एक लग्न होता है और वो हर क्षण कुछ ना कुछ सेकंड्स बदल रहा होता है, और हर 60 मिनट की एक डिग्री है। अच्छा, 60 सेकंड का 1 मिनट है, और फिर वो उस तरह से चलता रहता है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे डिग्रियाँ चेंज होती रहती है। और हिंदू ज्योतिष में या वैदिक ज्योतिष में एक ऐसा टूल जो दिया हुआ है उन पायनियर्स ने या फिर उन महर्षियों ने, जिनकी मतलब जो दिव्य दृष्टि इतनी थी कि वो किसी और ज्योतिष में नहीं दिया गया है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडलियाँ, ओके, जिसके आधार पे आप डिग्निटी भी डिसाइड कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि इसका स्पेसिफिक मैरिज का एरिया कैसा रहेगा, करियर का एरिया कैसा रहेगा, इसका इससे अलग कैसे रहेगा, ट्विंस का एक दूसरे से कैसे रहेगा। अब मान लेते हैं जैसे कोई बच्चा मेष लगन में पैदा हुआ है और उसकी शुरुआती कुछ डिग्रीज में, यानी 3 डिग्री 20 मिनट से पहले पहले पैदा हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब ये बच्चा पैदा हुआ 3 डिग्री 20 मिनट से पहले पहले, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो नवांश बनेगा वो मेष का ही नवांश बनेगा। नवांश मींस? नवांश एक डिविजनल चार्ट होता है। अच्छा, एक वर्ग कुंडली है, इसको शाश्वत कुंडली भी कहा जाता है। ओके, ये फल है, ये फ्रूट है, ये एक्चुअल डिग्निटी भी है, ये धर्म भी दिखाता है आपका, ये आपकी मैरिज भी दिखाता है। और मैरिज मैं कहता हूँ सबसे बड़ा धर्म है, राइट। तो वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो आप ये देखें कि मान लेते हैं ये बच्चा पैदा हुआ 2 डिग्री 42 मिनट 31 सेकंड पे, ठीक है। तो जो नवांश बनेगा, यानी एक और चार्ट जिसको हम D9 कहते हैं, अच्छा, ठीक है, वो मेष का बनेगा। अब एक ही बच्चा, दूसरा बच्चा मेष लगन में ही पैदा हुआ, लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट कुछ 59 मिनट पे, क्योंकि आगे चला गया, अब समझ गया। 3 डिग्री 20 मिनट से 59 मिनट या 50 मिनट ले लो, जो भी मिनट लेने ले लो, और कुछ सेकंड पे पैदा हुआ, वो वृषभ नवांश पे पैदा हुआ है। अब ये जो डिवीजन है, इसके आधार पे 3 डिग्री 20 मिनट के आधार पर, अब मैंने बताया कि एक घर कुंडली का 30 डिग्री का होता है, ओके, ठीक है, और 3 डिग्री 20 मिनट का नवांश होता है, ठीक है। तो कितना फाइनल डिवीजन आ गया, 3 डिग्री 20 मिनट पे चले गए। अब आप एक ग्रह को मैग्निफिकेशन से देख सकते हो 3 डिग्री 20 मिनट पे कि ये क्या करेगा। अच्छा, जिस भी राशि में जाए, डिग्निफाइड है नहीं है उस वहाँ किस राशि में बैठा हुआ है, कैसे नहीं बैठा हुआ है, राइट, वहाँ पर आप देखेंगे किस भाव में बैठा है, कैसे नहीं बैठा है, वो उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए कैसा, ये ग्रह किस तरह से रहेगा। क्योंकि आप और मैं वो पूरी दुनिया ही एक चीज़ चल रही है, तो ऐसा तो नहीं अब ये मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आज हम पूरा दिन पॉडकास्ट थोड़ी करते रहेंगे। नहीं, सही बात। अभी चलकर बाहर भी जाएंगे, पानी भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो जीवन चलती रहती है। राइट। तो वो जो डिवीजन है कि ये एक, अब वही मान करके चलिए हमने पॉडकास्ट करा पर हमें खाना अच्छा नहीं लगा, तो वो चीज़ जो है वो डिविजनल चार्ट के थ्रू आपको पता चल सकती है। ओके, तो मतलब ये कि एक्यूरेट जो राजयोग पता करना होता है वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई वो फिर रेलेवेंट डिविजनल चार्ट्स में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एटलीस्ट नवांश में और दशांश में तो बनना ही चाहिए। तो यानी अगर होगा तो फिर मतलब हाँ, तो फिर वो, अब इसमें भी एक पेच है काल देश पात्र का। अच्छा, ठीक है, काल मतलब के समय, यानी कि जो चल रहा है, देश यानी कि जो सर्कमस्टांसेस जिसमें हम जी रहे हैं, पात्र मतलब के जो इंडिविजुअल है या जातक है वो। अब भाई हाँ, कई योग होते हैं, वो अगर वो बहुत ही अच्छे सभी डिविजनल चार्ट में चले जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेनली किसी का राजयोग आपने देखा, नवांश तक देख लिया, दशांश में नहीं है, चले जो कोई बात नहीं है, बट उसका राजयोग है। अब वो व्यक्ति आपसे आकर कहेगा मैं, मेरा तो राजयोग था, मेरा तो लगा नहीं। अच्छा भैया काम क्या करते थे? कि जी मैकेनिक था। अच्छा, अभी क्या करते हो? कह जी अब गराज ओन करता हूँ। अच्छा, तो तेरा राजयोग तो फलित हो गया। अच्छा, काल देश पात्र के हिसाब से हर कोई अंबानी नहीं बनेगा, वो उसकी जो सर्कमस्टांसेस है उसके ऊपर, जो समय है उसके ऊपर
और जो वो इंडिविजुअल है उसके ऊपर निर्भर करेगा। समझ गया। अच्छा, मैं थोड़े से ये जानना चाहूँगा कि अगर मान लो किसी को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है तो लोग क्या करते हैं कि आजकल मैंने देखा है कि नाम चेंज करा लेते हैं या वर्ड में कुछ चेंजेस कर देते हैं अपने नेम की। तो उसको चेंज करने से हमारी राशि पे या हमारे कुंडली पे, हमारे करियर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? किसी ने कत्ल करा, उसके शर्ट पे, कपड़े पे खून लग गया, जी। उसने शर्ट बदल दी, खून उसने नहीं करा। हम्म, चाकू यार, पे निशान किसके हैं? उसी के ही है। गवाह ने किसको खून करते हुए देखा? उसी को देखा। तो उतना ही आप मान करके चलो कि इसका फर्क उतना ही पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, कि अगर प्रारब्ध इतना स्ट्रांग है तो तुम नाम बदलो, तुम घर बदल दो, तुम ससुरा प्लेनेट बदल दो, तुम जा करके मंगल पे रहने लगो, तब भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो प्रारब्ध है भोगना पड़ेगा। तो आजकल जो नेम न्यूमरोलॉजी चल रही है, नाम चेंज कर सर दो मुझे तो आती रही है, अब उनको पता होगा। अच्छा, राइट, सही अब बात। मैं तो ज्योतिष करता हूँ नॉर्मल। अच्छा। अच्छा, वैसे अगर ज्योतिष में अगर हम नॉर्मल पूछना चाहो कि कुंडली को जो है शांत करने के लिए लोग पंडितों से पूजा करवाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुंडली को शांत क्यों करना है आपने? वो शांत सही करवाने, करना, ठीक करना। शांत करवाने का अर्थ तो ये हो गया कि आपने कह दिया कि भाई मुझे तो जस्ट लिटा दो। जी जी। एक देखो, तरीके ग्रहों को शांत करने के लिए। जो करना है खुद करना है। अच्छा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, तो वो थोड़ा मजे में कहा जाता है कि क्या गाय के भूखे रहने थे, झोटे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा। झोटे ने तो खाना ही खाना है, काट जोटा हो चाहे जो भी हो, बेजार हो, उसने खाना ही खाना। वो भूखा थोड़ी रहेगा, वो तो खाना खाने चले जाएगा। जी। तो बात वही है कि अगर गाय को भूख लग रही है तो गाय को ही खाना पड़ेगा। खाना अगर आपका है, जब प्रारब्ध आपका है, तो तब किसका होगा? हमारा ही होगा, और किसी का तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे करे जाए? कुछ आप बताते देखिए, प्रोसेस। इसके विधान दिए हुए हैं। अब विधान अगर मैं बता रह जाऊंगा तो वो बड़े लंबी एक चढ़ जाएगी, पर अच्छा। विधान दिए हुए हैं। आप संकल्प लें, आप जो भी उसके नियम यम नियम दिए हुए हैं उस हिसाब से उसका करें। और दूसरी चीज़ है कि ये समझ करके कि यही मुझे असर देगा, भाई तब कर रहे हो तो असर देगा वो है या नहीं है। चलो आपने संकल्प में एक बार बोल दिया ना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ मंत्र, जी। आओ भगवान ने सुन लिया, उनका कान है, उनके तो अच्छा। ऐसे कान है कि पूरी दुनिया का सुनते, जगत का सुनते। सही बात है। सुन लिया, लेकिन वो बार बार वही रोना मचा करके रखोगे, इम्पेशेंट रहोगे। सबसे पहले मन को शांत करना। जब तक मन शांत नहीं होगा, आप जितनी रेमेडी कर लो, कुछ कर लो, कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मन शांत करना पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ एक बार मन शांत हो जाता है ना, तो सब मिल तो रेमेडी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आदमी वैसे ही जब ईश्वर भक्ति में चला जाता है ना, जब उसको होता है कि ठीक है मेरा ही तो कर्म है, सही बात है, मैंने ही तो करा है, मैं किसी और का थोड़ी भोग रहा हूँ। तो वो जब मिल जाता है ना, तो वो आदमी वैसे ही शांत हो जाता है और वो फिर इन सब चक्करों में नहीं पड़ रहा होता। मैं आज थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्टोन और पायराइट ये सब चीज़ें आपने देखी है कि ये चीज़ें बहुत चल रही है, स्टोन चल रहा है या ब्रेसलेट चल रहा है, पहन लो तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुधार आएगा। इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहेंगे? मैं तो नहीं मानता, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। और ना ही आप रेकमेंड करते? ना मैं रेकमेंड करता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में रत्न शास्त्र का कोई वर्णन नहीं आता। लेटर ऑफ द टेक्स्ट में आता है, मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से आता है वो भी बहुत वेग है। अच्छा। बृहद संहिता में कहीं कहीं रत्नों की बात हुई है। अच्छा। बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा जी लिखी गई मेदिनी के ऊपर सबसे अच्छी किताब आप कह सकते हैं। उनकी फिर एक बृहद जातकम जो कि इंडिविजुअल के हॉरोस्कोपी से डील करती है। ओके। तो वो जो रत्न है उनसे डील करती है कि रत्न इस तरह से उसको रूल करता ही होता है। तो इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है कि ये आपको शांत कर देता है। अच्छा। बट आप ये सोचे कि भैया किस्मत बदल जाएगी, तो किस्मत तो नहीं बदलेगी। ओके। मैं तो अगर कई बार कईयों से जैसे हो जाता है तो मेरे को दिख रहा होता है कि इसकी दशा ठीक आने वाली है 2-3 महीने में, लेकिन बहुत व्यक्ति इम्पेशेंट होता है। तो मैं कह देता हूँ कि भाई एक काम करो, आप कोई रेमेडी के लिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ, कॉमिक पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा। यूट्यूब वीडियो ज़्यादा देखो। अच्छा, थोड़ा दिमाग को चेंज करो, थोड़ा दिमाग को चेंज करो। ठीक है,
राइट। ऐसी ऐसी चीजें बोल देते तो वो लोग कहते सर ये तो कोई रेमेडी नहीं हुई। तो मैंने कहा तो जब आने वाला है समय तो क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा सही ये बात। पेशेंस रखो। हम्म। दिक्कत ये है हर कोई इम्पेशेंट होता है, हम्म। मोस्टली लोग इम्पेशेंट होते हैं, और सही जो बात। पेशेंट आदमी होता है उसकी जो वो आपके पास आएगा तो वो आप पहली बात तो कुछ बोलता ही नहीं है, पढ़ो भाई साहब। सही बात है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि शनि की महादशा होती है तो कहते हैं एक्सीडेंट हो गया या अचानक से कोई लॉस हो गया, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? पहले एक एग्जाम्पल दिया था, हम्म। शनि पंचम में बैठा हो, कुंभ लगन की कुंडली हो, शुक्र भी बढ़िया बैठा हो, हम्म। शनि की पूरी दशा इतनी जबरदस्त जाएगी कहने की हद नहीं। हाँ ऑफ कोर्स एक दशा एक जैसी नहीं जा सकती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि शनि महाराज बैठे किस योग में है। हम्म। शनि महाराज अगर अपने लग्न में ही बैठे हुए, अब तुला लग्न और वृषभ लग्न ले लेते हैं, हम्म। उसके लिए शनि योग कारक है, योग कारक है शनि उस कुंडली, उन दो कुंडलियों के लिए। अच्छा। भाई इन दोनों की, या तुला लग्न की या फिर वृषभ लग्न की, और इस पर अच्छा शनि बैठा हो, जबरदस्त योग है, सही बात है। जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई देखो मेष लग्न की कुंडली है, उसमें शनि किसी तरह से लग्नेश को पीड़ित कर रहा हो, लग्न को पीड़ित कर रहा हो, और 6 8 12 में बैठा हो, तब वो दे सकता है अपनी अच्छा। दशा में। ओके। लेकिन मेष लगन की कुंडली हो, हम्म। शनि 10वां में बैठा हो, 11वें में बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं देगा, अच्छा। छठे में भी नहीं देगा, क्योंकि भाई त्रिषडाया का स्वामी उपचय भाव में हमेशा अच्छा देता है फल। राइट। अष्टम में आ जाए तो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तीसरे में आ जाए तो परेशानी हो सकती है, 12वें में चला जाए। बट प्लैनेट बैठा कैसा है, उसका डिस्पोजिटर कैसा बैठा और उसका कारक कैसा बैठा, ओके। ये तीन जब तक आप नहीं देख लेते हो तब तक किसी ग्रह के बारे में आप कह ही नहीं सकते कि अच्छा फल देगा बुरा फल देगा। ओके। फिर आप उसको और फाइन ट्यून करते हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज जो ये आई थिंक मुझे लगता है आपसे पूछना है सबसे बेस्ट रहेगा ये चलिए। क्वेश्चन, कि ये जो कुंडली जो बनी है कि भैया ये इसमें ये धर्म में ये कर लो, इसमें ये कर लो, क्या सिर्फ ये हिंदू धर्म के लिए ही है? कुछ मुस्लिम लोग हैं या कोई और कम्युनिटी के हैं, उनमें तो ये सब कुंडली वगैरह नहीं दिखाई जाती, तो ये क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जो आपकी सभ्यता है, ठीक है, उस सभ्यता के जो महर्षि थे, उन्होंने जन कल्याण के लिए, क्योंकि जब वो था तब तो कोई नहीं था, राइट, उन्होंने जन कल्याण के लिए जब साधना करी, जब ध्यान लगाया, जो ज्ञान उनको ईश्वर से मिला, तो जो कुंडली होती है ये आपका मानचित्र बता देती है कि भैया ये आपका प्रारब्ध है, क्योंकि हम तो जन्मों जन्मों की बात करते हैं, राइट। तो कौन से जन्म का कैसा कर्म आपके पास किस प्रकार से आ रहा है, और कैसे कैसे आपको कर्म करना है इस जीवन में अपने धर्म को लेकर के, राइट, ठीक है। अब उस मुसलमानों में ना हो, ईसाइयों में ना हो जी, और कोई और भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसमें ना हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि प्रारब्ध तो होते नहीं, तो जन कल्याण के लिए बनाई गई थी। अच्छा। उन्होंने तो पूरे हर जो जीव मात्र इस धरा पर है, मनुष्य मात्र है, उसके लिए बनी हुई है। ओके, ठीक है। अब एक कर्म किसका रह जाता है, वो डिफाइंड है। अब वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है। राइट। अब इस पे मैं जैसे बता देता हूँ, तो कई चीज़ें इस पे आज मैं बराहमीर की बात करता हूँ, तो बराहमीर ने कई 100 साल पहले देशों की कुंडलियाँ बना करके रखी हुई थी, अलग अलग राज्यों की कुंडलियाँ बना करके रखी हुई थी। तो ये सारी बातें हैं कि ये तो बहुत मैंने कहा ना कि सागर है, और मैंने तो शायद बूंद भी नहीं चखी है, बूंद का बस वो थोड़ा सा एक कतरा मेरे ऊपर मेरे अब तक जबान पे मेरे आया है। ओके। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि ये कहते हैं कि हम तो अभी तक चख भी नहीं पाए। मैं तो फिर थोड़ा पता नहीं कौन से घमंड में ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने एक बूंद का वो कतरा भी चखा हुआ है, पर बहुत विद्वान ज्योतिष हैं जो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई ये तो अनंत सागर है, हम तो उसके किनारे पे बैठे हुए अब तक जल में उतरे भी नहीं है, देख ही रहे हैं उस जल को बस। अच्छा। तो ज्योतिष कभी कोई पहली बात तो पूरी सीख नहीं सकता, और इसके बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत इंट्रिकेसीज है कि बहुत डीपली ये चीज़ जाती है। तो सर चलते चलते एक आप लास्ट चीज दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या सोचे और कितना विश्वास माने, उपायों के ऊपर थोड़ा बताना चाहेंगे? चलते देखो दर्शकों से मेरा जो कहना है कि सबसे पहले तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स पर जाना बंद करें जो कि
राहु शनि मंगल केतु पितृदोष काल सर्प योग ये बता करके आपको छुट्टी दे देते और फिर आपको महंगे महंगे उपाय देते थे, या फिर महंगे महंगे रत्न देंगे, हमसे ये पूजा करवा लो वो पूजा करवा लो, उनके पास मत जाओ। जब भी ज्योतिष के पास जाओ कुछ मत बोलो, आप बोलो कि आप पढ़ो, क्योंकि एक ज्योतिष को आपका भूत वर्तमान पता होना चाहिए, भविष्य पता होना चाहिए, तभी तो भविष्य बता पाएगा। अगर भूत सही और बात है। वर्तमान नहीं बता पा रहा है तो भविष्य क्या बताएगा। फिर उसके बाद खुद से भी अपने कर्मों पर विश्वास करें, सबसे बड़ा कर्म है, अपने कर्मों पर विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें। जो ये साइंस है उसकी एब्सोल्यूट एब्स्ट्रैक्ट पे उसके विश्वास रखें आप। ऐसा नहीं है कि आप नींबू में 4 मिर्ची गाड़ेंगे उससे कुछ नहीं होगा, नींबू पानी बना लो तो बना लो भाई और कुछ नहीं होगा, थोड़ा उससे। मूड चेंज हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मूड चेंज हो जाए तो हो जाए। बाकी जी। आप ऐसे ज्योतिषियों से दूर रहे जो हर चीज में आपको बस उपाय देते हो और डराते हो। और डराते हो। भाई जो डरा रहा है वो तो वैसे ही उसके पास से उठ जाओ। जिसने ये बोल दिया कि ये खराब है वो खराब है फलाना खराब है, भाई खराब कुछ नहीं होता, हर चीज बैलेंस में ईश्वर दे करके भेजता है। तो ये आप जरूर समझें। और मैं तो कहता हूँ कि जो ग्रंथ है या फिर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा खुद से ही चले, नहीं पढ़ सकते तो बहुत सारे जो एक्चुअल ज्योतिष है वो आपको स्वयं से मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो करें, उनको आप पढ़ें, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी यही मैं कहना चाहूँगा। तो बहुत बहुत नमस्कार जी। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा आज हमें प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपने ज्ञान दिया। और आप लोगों को भी कोई इसका पार्ट कौन सा सबसे बेस्ट लगा वो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि फिर किसी टॉपिक पे सर दोबारा आए तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर करिएगा। धन्यवाद सर, नमस्कार थैंक जी। यू सो मच सर।